कुंडली में सनी, घी के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी भारी पड़ सकती है। हिमेश रेशमिया या बोला जाए लॉर्ड हिमेश अपनी नई 80s स्टाइल की फिल्म बैडएस रवि कुमार के साथ सिनेमाघर में छाए हुए हैं। इस फिल्म के चर्चे काफी वक्त से हो रहे हैं। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। 80s की स्टाइल और एंटरटेनमेंट के वादे के साथ रवि कुमार का कहना था कि लॉजिक की तलाश उनकी फिल्म में ना की जाए, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। लॉर्ड हिमेश की फिल्म में एक्शन है, मसाला है, डायलॉग बाजी है, रोमांस है, खून खराबा है, धोखेबाजी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन लॉजिक वो इसमें दूर दूर तक नहीं है। बैडएस रवि कुमार में आपको एंटरटेनमेंट और 80s के गोल्डन एरा को दोबारा जीने का मौका देने का वादा किया गया था, और यही लॉर्ड हिमेश ने डिलीवर भी किया है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। और एक्सप्लेन के बाद एक छोटा सा रिव्यू भी दिया गया है, उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है 1969 में, जहां पर कि हम देखते हैं कि रवि कुमार दो भाई थे, जिनमें एक था रवि कुमार और दूसरा था किशन। एक दिन रवि कुमार सिगरेट पीने की कोशिश करता है, लेकिन किशन ने उससे मना कर दिया था कि अगर तूने कभी भी सिगरेट पीने की कोशिश की तो मैं उस दिन मर जाऊंगा। तब से रवि कुमार अपने होठों पर सिगरेट रखता तो है पर पीता नहीं है। इसलिए एक डायलॉग है कि सिगरेट के बिना जीता नहीं है लेकिन पीता भी नहीं है। और फिर एक दिन अचानक से रवि कुमार के पिता सुसाइड कर लेते हैं और किशन भैया इसके बारे में पता करने के लिए खोजबीन के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, और फिर उनका भी अता पता नहीं कि वो कहाँ चले गए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, मतलब कि 1989 में, जहाँ पर कि हम कार्लोस नाम के विलन को देख पाते हैं जो कि प्रभु देवा है। तो कार्लोस फिल्म का मेन विलन है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कार्लोस एक ऐसा विलन है कि अगर उसके सामने कोई बात उसे पसंद ना आए तो वो उस इंसान को मार देता है, चाहे वो खुद का ही आदमी क्यों ना हो। तो आगे हम देखते हैं कि जाहिद बशीर नाम का आदमी कार्लोस से मिलने के लिए आता है। जाहिद बशीर एक पाकिस्तानी है और वो इंडिया का खात्मा करना चाहता है, और वो यहाँ पर एक बहुत बड़े मिशन के लिए कार्लोस के पास आया था। दरअसल में उसे एक माइक्रो रील की तलाश है। दरअसल में उस रील में इंडिया के 250 अंडरकवर एजेंट्स के बारे में है कि वो कहां कहां पर मौजूद है। उनके बारे में पता करके जाहिद बशीर उन सबको खत्म करना चाहता है, और साथ ही मिसाइल के कुछ कोड्स भी उसी माइक्रो रील में छिपे हुए हैं। इसलिए जाहिद बशीर को वो रील किसी भी हालत में चाहिए, जिसके लिए कार्लोस को वो मनचाहा पैसा देने के लिए रेडी है, जिसके लिए कार्लोस भी मान जाता है। तो कार्लोस के कुछ साथी विलन हैं जिनके नाम जगावर चौधरी और भुजंग है, जो कि मस्कट में रहते हैं। उन लोगों के द्वारा मालूम चलता है कि ये माइक्रो रील तो लैला के पास है, जो कि मस्कट में ही रहती है। जिसके बाद हम इंडिया में इंटरपोल के एक ऑफिसर को देख पाते हैं, जो कि बहुत सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है और सभी को बताता है इस माइक्रो रील के बारे में। दरअसल इन लोगों को भी उस माइक्रो रील के बारे में पता चल गया था कि इस माइक्रो रील के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और हमें भी इस रील को किसी भी हालत में पाना है। इंटरपोल का ऑफिसर यहाँ डीएसपी अवस्थी से कहता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा अंडरकवर एजेंट है जो कि इस मिशन को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर डीएसपी अवस्थी रवि कुमार का नाम लेता है कि उस इंसान के अलावा इस मिशन को कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता है। इंटरपोल का ऑफिसर यहाँ पर अवस्थी से पूछता है कि आखिर ये रवि कुमार है कौन। तब यहाँ पर अवस्थी उन्हें रवि कुमार के बारे में बताना स्टार्ट करता है। सबसे पहले अवस्थी बताता है कि रवि कुमार को नेगेटिविटी से नफरत है, इसलिए वो नेगेटिव लोगों का खात्मा कर देता है। रवि कुमार बात करने में विश्वास नहीं रखता, उसका बात करने का सिंपल तरीका ही डायलॉग बाजी है। दुश्मन के सामने खड़े होकर डायलॉग बाजी और प्रेमिका के सामने खड़े होकर भी डायलॉग बाजी। मौत से सामना होने पर भी रवि कुमार का डायलॉग नहीं रुकता और मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रवि कुमार खाई में कूदकर, गोली खाकर, चाकू खाकर, सब कुछ होने के बाद भी जिंदा रहता है, लेकिन उसके बेहतरीन निशाने से गुंडे नहीं बच सकते। उसका निशाना इतना सटीक है कि वो सीधे दुश्मन के माथे पर गोली मारता है और उसकी छुट्टी कर देता है। रवि कुमार को कई बार सस्पेंड भी कर दिया गया था और फिलहाल भी वो सस्पेंड ही है, क्योंकि उसने एक मिनिस्टर को मार दिया था, यहाँ तक कि उसने जगावर चौधरी के बेटे को भी मार दिया था। लेकिन फिर भी उसे अनऑफिशियल तरीके से इस मिशन पर भेजा जाता है और वो ओमान जाने के लिए पूरी तरह से रेडी भी हो जाता है। और जाते हुए वो रास्ते में अपनी प्रेमिका को देख लेता है जिसका नाम मधुबाला है। तो आपको ये बात तो मालूम चल ही गई होगी कि रवि कुमार बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन रवि कुमार थोड़ा सा पूकी भी है। वो अपनी प्रेमिका मधुबाला से बेहद प्यार करता है। दोनों की अधूरी प्रेम कहानी का गम इतना है कि रवि कुमार की आंखों में मधु के जिक्र और यादों से ही आंसू भर आते हैं
उसकी यादों में रवि अल्ताफ राजा बन जाता है और इन्हीं यादों के सहारे हमारा हीरो ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल में मधुबाला की बहन का नाम लैला है और रवि कुमार और मधुबाला को अलग करने वाले कोई और नहीं बल्कि लैला ही थी। उनकी इस दुख भरी दास्तान के पीछे सबसे बड़ा हाथ लैला का ही था, क्योंकि उसने अपनी बहन से कह दिया था कि तुझे रवि कुमार और मुझ में से एक को चूज करना होगा, इसलिए मधुबाला ने अपनी बहन लैला को चूज किया था। तो मस्कट पहुंचने के बाद वो अपने दो भरोसेमंद आदमियों से मिलता है और वो उन्हें सीधे भुजंग नाम के आदमी के पास ले जाता है, क्योंकि भुजंग ही वो आदमी है जो कि सारे गुंडों के बारे में जानता है। वैसे भुजंग तो एक बहुत ही सत्यवादी आदमी है, लेकिन सच बताऊं तो वो एक नंबर का ढोंगी और पाखंडी है। रवि कुमार यहाँ पर भुजंग से जगावर चौधरी और कार्लोस के बारे में पूछने के लिए आया था, लेकिन भुजंग उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन भुजंग उसे वार्न करता है कि उन लोगों से पंगा ना ले, वो बहुत ही खतरनाक है। तब यहाँ पर हमारा हीरो रवि कुमार उसे एक डायलॉग मारते हुए कहता है कि अगर शेर के पैर में कांटा चुभ जाए ना तो जंगल कुत्तों का नहीं हो जाता। तो अब भुजंग ने तो रवि कुमार की मदद नहीं की थी, इसलिए रवि कुमार निशा नाम की लड़की से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सन्नी लियोनी है। निशा यहाँ पर रवि कुमार को रफ्तार नाम के एक आदमी के बारे में बताती है, जो कि कार्लोस और जगावर चौधरी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए उसकी मदद से वो रफ्तार के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन वो उससे पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि रफ्तार की रफ्तार बहुत तेज है। लेकिन फिर भी निशा और हमारा रवि कुमार उसे पकड़ने के लिए पीछे जाते हैं। रफ्तार आगे आगे और रवि कुमार और निशा पीछे पीछे। आखिरकार उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे मारने से पहले कार्लोस और जगावर चौधरी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उसे सब कुछ बता पाता, यहाँ पर कार्लोस बहुत सारी बंदूकों के साथ पहुंच चुका था। और यहाँ पहुंचने के बाद हमें मालूम चलता है कि निशा तो एक धोखेबाज है, क्योंकि निशा तो कार्लोस के साथ मिली हुई है और ये सब कुछ प्लान हमारे कार्लोस ने किया था। यहाँ पर कार्लोस तो पहले रवि कुमार को बहुत सारी बातें सुनाता है और फिर बाद में कार्लोस रवि कुमार को गोली मार देता है, जिससे कि रवि कुमार खाई में जाकर गिर जाता है। यहीं पर कार्लोस ने निशा को भी गोली मार दी थी, क्योंकि निशा ने कार्लोस के सामने हुक्म चला दिया था कि रवि कुमार को जल्द से जल्द गोली मार दो, और कार्लोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके सामने कोई हुक्म चलाए, इसलिए उसने निशा को गोली मार दी थी। तो माइक्रो रील अभी भी कार्लोस के हाथ नहीं लगी थी, इसलिए कार्लोस, भुजंग और जगावर चौधरी वहां लैला से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि लैला के पास ही वो माइक्रो रील है। लेकिन लैला वो माइक्रो रील देना तो चाहती है, लेकिन बदले में कुछ ऐसा चाहती है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। दरअसल में लैला की डिमांड ये है कि उसे एक एग्जीबिशन से एक हार चाहिए है, जिसकी कीमत करोड़ों की है। अगर वो हार लैला के हाथ लग जाता है तो बदले में वो कार्लोस और उसके साथियों को वो रील दे देगी, जिसके लिए कार्लोस भी मान जाता है। लेकिन अब कार्लोस के सामने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिरकार उस हार को चुराएगा कौन। ऐसा तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि उस हार को कोई चुरा सके। अरे है ना, रवि कुमार। लेकिन रवि कुमार तो मर गया था। अरे नहीं, वो जिंदा था। जब रवि कुमार को गोली मारी गई और जब वो खाई में गिरा तो उसके पास पैरासूट था और वो ऊपर आ गया और उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी, इसलिए रवि कुमार को तो कुछ भी नहीं हुआ। और जब भुजंग को ये बात मालूम चली कि रवि कुमार जिंदा है, तो भुजंग रवि कुमार के पास पहुंच जाता है एक डील लेकर। वो उससे कहता है कि अगर तुम उस एग्जीबिशन से हार चुरा कर लाते हो तो बदले में मैं तुम्हें जगावर चौधरी और कार्लोस के पते के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए रवि कुमार तुरंत मान जाता है। लेकिन भुजंग ने रवि कुमार को पहले ही बोल दिया था कि भैया ये काम बहुत मुश्किल है। तब रवि कुमार कहता है कि आसान चीजें वैसे भी रवि कुमार को पसंद नहीं है। आगे जाकर हमें मालूम चलता है कि निशा भी जिंदा है। बात कुछ ऐसी है कि निशा का भाई जो है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए निशा ने रवि कुमार को धोखा दे दिया था। और अब अपने रवि भाई का दिल तो बहुत बड़ा है, इसलिए इस दर्द भरी दास्तान को सुनकर उसने निशा को तुरंत ही माफ कर दिया और उससे कहा कि एग्जीबिशन में हार चुराने में मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसके लिए निशा भी मान जाती है। तो जिस एग्जीबिशन से इन्हें हार चुराना है वो कोई आम जगह नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी इंसान उस हार को चुरा ही नहीं सकता सिवाय एक इंसान के,
और मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है। उस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर उन लोगों को जरा सी भनक भी लगी तो वो उन्हें राख कर देंगे। लेकिन हमारा हीरो जमीन के फर्श का गेटअप धारण कर लेता है और यहाँ से लोट पीट होते हुए उस हार तक पहुंच जाता है। लेकिन उनको जब भनक लग जाती है तो वो लोग रवि कुमार के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा रवि कुमार उस चोरी को करने में पूरी तरह से कामयाब रहा और वहां से उड़न छू हो गया। लेकिन अभी भी उन लोगों ने रवि कुमार का पीछा नहीं छोड़ा था। वो लोग अभी भी रवि कुमार के पीछे थे और उसके ऊपर गोलीबारी कर रहे थे। लेकिन रवि कुमार उन सब पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। तभी हमें मालूम चलता है कि इसी जगह पर लैला की सगाई जो है वो रफ्तार से हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हमारा रवि कुमार जो है वो एग्जीबिशन में सारे गुंडों से लड़ रहा होता है। तभी लैला देखती है कि यहाँ पर रवि कुमार मौजूद है। तब वो तुरंत ही उसके पीछे पीछे आने लगती है और फाइट करते करते यहाँ पर लैला हमारे रवि कुमार से कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। और यही बात लैला भी रवि कुमार के मुंह से सुनना चाहती थी कि बोलो तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन रवि कुमार यहाँ पर लैला को जवाब देता है कि वो अभी गुंडों से लड़ रहा है, वो अभी ये बात तुमसे नहीं बोल सकता। तब लैला कहती है कि अगर तुम मुझसे ये बात नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब यहाँ पर रवि कुमार कहता है कि हाँ हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तब लैला कहती है इस अंदाज में नहीं, रवि कुमार वाले अंदाज में। तब यहाँ पर रवि कुमार एक डायलॉग बोलते हुए यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करता है। तब यहाँ पर लैला खुश होती है और फिर रवि कुमार लैला को एक कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि मैं सारे गुंडों से लड़कर वापस आता हूँ। लेकिन जब रवि कुमार वापस आया तो उसने देखा कि लैला कमरे में नहीं है। वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि उसे तो कार्लोस ने किडनैप कर लिया है और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि अगर उसे मधुबाला जिंदा चाहिए तो उस हार को लेकर वो मेरे पास आ जाए। इसलिए उसके बताए हुए पते पर हमारा रवि कुमार पहुंच जाता है जहां पर कि लैला भी मौजूद थी और उसके पास वो माइक्रो रील है जो कि बसीर को चाहिए है। यहीं पर सारे गुंडे मौजूद थे, यहीं पर कार्लोस भी मौजूद था, जगाबर चौधरी भी मौजूद था, सभी लोग मौजूद थे। रही कसर तो यहाँ पर रवि कुमार की पूरी फैमिली को भी यहाँ पर सारे गुंडे लेकर आ जाते हैं और यहीं पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। और वो ट्विस्ट ये है कि दरअसल में बचपन में रवि कुमार के पिता ने जो सुसाइड किया था वो सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था और वो मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि कार्लोस और जगावर चौधरी और भुजंग ने करवाया था। ये सुनकर रवि कुमार को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कम आई थी इसलिए रवि कुमार को एक बात और बता दी जाती है कि उसके भाई किशन को भी तभी मार दिया गया था। ये सुनकर रवि कुमार को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका खून खौलने लगता है और फिर वो चुन चुन कर कार्लोस के सारे आदमियों को मारने लगता है। कार्लोस की एक बहुत बड़ी फौज थी लेकिन रवि कुमार अपने आप में एक फौज है। उसके साथ लैला भी मिल जाती है क्योंकि वो भी देश के लिए लड़ना चाहती है। तब यहाँ पर रवि कुमार सभी को मार डालता है और बसीर को तो वो एक बहुत ही बुरी मौत देता है। जगाबर चौधरी भुजंग सबको मार दिया था और फिल्म के आखिर में उसने मारा था कार्लोस को, जो कि उसने डांस करते करते मारा था। तो दोस्तों द एक्सपोज का डायलॉग बाज रवि कुमार वापस आ गया है। उसकी डायलॉग बाजी की आदत आज भी नहीं गई है, उसका टसन आज भी कम नहीं हुआ और आज भी वो किसी के सामने सिर झुकाने में विश्वास नहीं करता। रवि कुमार पुलिस वाला गुंडा है, वो बोल्ड है, वैडस है और उसे खतरे से खेलने में जरा भी डर नहीं लगता। रवि कुमार धुरंधर है, वो पुलिस वाला होने के साथ साथ रेसर और सिंगर भी है। लड़कियां रवि कुमार की दीवानी है, मतलब दुनिया में कोई हसीना नहीं होगी जिस पर रवि कुमार के वैडस स्टाइल का जादू नहीं चला। गर्ल्स वांट हिम, उसकी प्रेमिका, उसकी प्रेमिका की बहन, उसे क्लब में 2 मिनट के लिए मिली लड़की, सबको रवि कुमार से मोहब्बत हो जाती है। और इस फिल्म में कितने गाने हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती। हर सीक्वेंस के बाद एक और उसके पहले एक गाना है। एक तरह से कहा जा सकता है कि फिल्म में गाने नहीं बल्कि गानों में थोड़ी सी फिल्म है। इंटरवल के बाद फिल्म के सेकंड हाफ में 15 मिनट से ज़्यादा एक सॉन्ग सीक्वेंस है जिसमें 5-6 गाने हैं। साथ ही फिल्म में एक हाइस्ट सीक्वेंस भी है जिसे देखने के बाद आप ऋतिक रोशन का धूम 2 वाला हाइस्ट सीक्वेंस भूल जाएंगे। ये सीन देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, या तो आप इस पर खूब हंसेंगे या फिर अपना माथा पीट लेंगे। लेकिन कुछ भी बोलो, पिक्चर तो मजेदार है। और पिक्चर में 80s स्टाइल के VFX और CGI का वादा किया गया था, उसे डिलीवर भी किया गया है। इसमें चलती हुई गाड़ी करीब 360 डिग्री घूम जाएगी। रवि कुमार टॉम क्रूज की तरह बिल्डिंग पर भाग भी लेते हैं और पैराशूट से अपनी जान भी बचा लेते हैं। फिल्म में कोई कहानी नहीं है। आप फिल्म को कहानी और प्लॉट के हिसाब से देखने गए तो निराशा ही हाथ लगेगी। आपको सिर्फ इसे देखने के लिए जाना है।
इसके आगे और पीछे कुछ नहीं सोचना। अगर हो सकता तो अपना दिमाग घर छोड़कर जाइएगा, क्योंकि अगर आप गलती से भी अपना दिमाग लेकर थिएटर में चले गए तो उसके खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। फिल्म के विलन है कार्लोस पेड्रो पैंथर। इससे कमाल का विलन मैंने बॉलीवुड में कभी नहीं देखा। कार्लोस बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो नाचते हुए चलता है, नाचते हुए लोगों को मार भी देता है और रवि कुमार से भी डांस बैटल रख लेता है। उसके पास इतना पैसा है कि वो किसी को भी खरीद सकता है, लेकिन उसे अंडर कॉन्फिडेंट लोग, ऑर्डर देने वाले लोग और उसकी बढ़ाई ना करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु देवा इस रोल में काफी बढ़िया रहे हैं। पिक्चर में सन्नी लियोनी, कीर्ति कुल्हारी, संजय मिश्रा, सौरभ सचदेवा, जॉनी लीवर, राजेश शर्मा, अनिल जॉर्ज संग अन्य एक्टर्स ने काम किया है। सभी की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक है, लेकिन कोई भी हिमेश रेशमिया से बेहतर नहीं है। रवि कुमार है। और एक बात, बैडेस रवि कुमार कोई फिल्म नहीं है, ये एक विचार है, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, ऐसी फिल्म जिसका एंटरटेनमेंट के अलावा कोई मकसद नहीं है। कहने को इसे महाबकवास फिल्म कह दिया जाए, मगर इससे हमारा मुंह ही खराब होगा, क्योंकि फिल्म ने ओपनिंग क्रेडिट्स में ही दर्शकों को आगाह कर दिया था कि यहाँ लॉजिक ऑप्शनल है। फिल्म के ट्रेलर टीजर ने इसके भी मास्टरपीस होने का दावा नहीं किया था। बैडेस रवि कुमार कभी वो बनने की कोशिश नहीं करती जो वो नहीं है। ये भारतीय सिनेमा इतिहास की वो घटना है जिसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, भूलने की कोशिश भी नहीं की जा सकती है। और इंटरवल के बाद फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां हीरे की हार की चोरी होने ही वाली है। उस इवेंट में रवि कुमार स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल तू चीज पड़ी है मस्त मस्त वाली स्टाइल में, मगर यहाँ एक के बाद एक 5 गानों पर डांस होता है और ये भी सभी गाने एक दूसरे से अलग मिजाज के हैं। इसमें डांस नंबर से लेकर कव्वाली और सैड सॉन्ग सब कुछ शामिल है। यह पहला मौका है जब हिंदी सिनेमा में ऐसा कुछ हुआ है। मैंने बहुत समझने की कोशिश की है यहाँ क्या चल रहा है, मगर मेरे मयार से ऊपर की चीज निकली। ये ऑल ऑफ द हिमेश रेशमिया शो है, क्योंकि हिमेश ने ही इस फिल्म को लिखा है, उन्होंने ही म्यूजिक कंपोज किया है, उन्होंने ही गाने गाए हैं, यहाँ तक कि फिल्म में रवि कुमार को रोल भी उन्होंने खुद किया है। मजेदार बात यह है कि हिमेश ने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो रवि कुमार है और उन्होंने इस चीज को पर्दे पर बेहद ही सीरियसली निभाया है, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर हैं कि वो किस किस्म की फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। जद्दोजहद ये है कि इस फिल्म को ना ही महान सिनेमा कहा जा सकता है, ना ही इसे कचरा बताकर खारिज किया जा सकता है। ये एक फिनोमेना है जिसे एंजॉय किया जा सकता है या फिर इसे चिढ़ा जा सकता है। दोस्तों, आपने इस फिल्म को एंजॉय किया या फिर आपसे चिढ़े, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।